लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये जो बाइडेन ने बयान भी दिया है और जिसको हाईलाइट किया जा रहा है कि हम इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं सपोर्ट करेंगे हमले में, लेकिन सबको इल्म है कि बगैर अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज के इसराइल का तो वजूद नहीं है। और ये जो पूरे 6 माह जंग जारी रही, अरब ममालिक की मुजरमाना खामोशी, ये भी बिकॉज ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट। तो इस मरहले पर अगर ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग बढ़ती है तो हम नहीं समझता कि इसमें अमेरिका जो है वो ईरान से, जो पहले ही बहुत सारे आपको पता है सख्त किस्म की उनकी कशीदगी चल रही है, अलग रह सके। डॉक्टर साहिबा, देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ईरान जो है ना वो गजा नहीं है, और ईरान को बिल्कुल उस तरह ना अमेरिका ट्रीट कर सकता है, ना बेंजामिन नेतन्याहू उस तरह ट्रीट कर सकता है जिस तौर उन्होंने गजा को ट्रीट किया है। बेंजामिन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में दमिश्क पे हमला किया था, ईरानियन सॉइल के ऊपर उनकी काउंसलेट पे, ताकि वो अमेरिका को इस जंग में घसीट सके। अमेरिका इस जंग में घसीटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्सेस इन द मिडल ईस्ट है। लेकिन उससे भी जो खतरनाक बात है वो है ईरान का प्रॉक्सी वॉर सिस्टम। ईरान जिस तरह की सपोर्ट अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को देता है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और ईरान ने भी जो जवाब दिया है इजरायली एग्रेशन का, वो स्लो था, मेजर्ड था, हार्ड पोस्चरिंग थी। और उसने कहा कि मैं इस किस्से को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। इस कॉन्फ्लिक्ट की एस्केलेशन का फायदा सिर्फ इजराइल को भी नहीं, सिर्फ बेंजामिन को होता है, क्योंकि वो एक जंग अब हार रहा है। जो अमेरिकन वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि ये स्ट्रैटेजिक डिफीट है इजराइल की, इतने फोर्स के इस्तेमाल के बावजूद। और ये एक्चुअल डिफीट अगर अभी नहीं है तो ये एक्चुअल डिफीट बन जाएगी। कोई भी अहदाफ अपने कुल्ली तौर पर इजराइल 7 अक्टूबर से लेकर आज अप्रैल 2024 से हासिल नहीं कर सका है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ईरान की कोल्ड वॉर तो चलती है अमेरिका के साथ भी और इजराइल के साथ भी, लेकिन ईरान के साथ हॉट वॉर बहुत मुश्किल है। उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पीड बोट्स का, जो वो अगर समंदर में छोड़ें तो सारी तरसील बंद कर सकते हैं। सबमरीन का ऐसा उनके पास नेटवर्क है। तो जिस तरह की फोर्स ईरान है उसके साथ उस तौर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और इस बात का इदराक बहुत अच्छी तरह अमेरिका को भी है और ब्रिटेन को भी है। तो ये पॉस्चरिंग करेंगे, एक्टिव वॉर में ईरान के साथ नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब आपने, निसार साहब ने जो कुछ कहा, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का खदशा और ख़तरा लाहक है कि इसराइल अगर हमला करता है, जिस तरह की अफवाहें बल्कि क्या खबरें आ रही हैं, तो ये बग़ैर अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के नहीं होगा। और बहरहाल ईरान एक मुस्तकिल प्रॉब्लम्स है वेस्ट के और अमेरिका के लिए। यानी आप कहते हैं कि इतना कमज़ोर ज़रूर हो गया है अमेरिका, लेकिन वो पहले भी एडवेंचर कर चुके हैं। हुमा बकाई जी। डॉक्टर साहबा मतीन, डॉक्टर साहब जी ये स्पेकुलेशन, हम ऐसी बहुत सारी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बात ये अब बहुत ज्यादा वाज़ेह होती जा रही है कि जैसे कि आपने कहा कि सिचुएशन मखदूश है, और इस मखदूश सिचुएशन का शाखसाना क्या है कि इसको अरेस्ट किया जाए या इसको एक्सलेट होने की इजाजत दी जाए। आपने अभी फरमाया सऊदी फरमा रवाज की यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, ईरान से यहाँ रिप्रेजेंट, तो सबको एक ही कि ना हो। अमेरिका को भी यही खदशा है कि वो पहली दफा शायद खुल के कह रहा है कि वो जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जो वाहिद एस्केलेशन चाहता है वो इजराइल है, और मैं नहीं समझती कि वो इजराइल है, मैं समझती हूँ कि वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है। वो अपनी बका, अपनी सियासी बका के लिए, अपनी ग्लोबल व्यवस्था के खेल को मजीद फैलाना चाहता है। देखना ये है कि इजराइल की फोर्स में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी
तो वेस्टर्न कम्युनिटी उनको बेड़ी डाल पाएगी, क्योंकि ईरान जो है, अगर ईरान पर इसके बदले हमला किया गया तो फिर वो पलटकर ऐसा हमला नहीं करेंगे। उन्होंने पहले को बता दिया था हमला करने का। आपके साथ कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट हो गए